नमस्कार साथियों। अचीवर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम नगर पालिका एक्ट को पढ़ेंगे, ईओआरओ की तैयारी को अपन सुचारू रूप से करना शुरू करेंगे। आज हम इसी की लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज राजस्थान नगर पालिका एक्ट के बारे में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 या राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करना स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इसके बारे में, साथ साथ में अपने कुछ एक दो धाराएं पढ़नी शुरू करेंगे, है ना। धीरे धीरे अपन सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आप मान के चलना कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक अपनी छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे, जिससे क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाए, है ना। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देने लग जाओ, थोड़ा सा पढ़ने लग जाओ इसको। उसके बाद क्या, जैसे ही आपका और मेरा थोड़ा रिदम बनना स्टार्ट हो जाएगा, अपन लाइव क्लासेस कर लेंगे या फिर आपको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि शुरुआत में थोड़ी समझने वाली चीजें हैं, जैसे अपना अध्याय 1 हो गया। अध्याय 1 हालांकि आपके सब्जेक्ट से हटा दिया गया है, आपके सिलेबस से, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ के चलेंगे ताकि क्या एक समझ बने टॉपिक की। अध्याय 2 है ना। तो अध्याय 2 के बारे में जब अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अपन देखेंगे क्या क्या चीजें इसके अंदर, समझने वाला सिर्फ वही एक टॉपिक है। बाकी की चीजें क्या है, सिंपल सिंपल है कि इसके अंदर ये कानून होता है, इसको इस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाएगा, कचरे का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, कचरा कौन सा होगा, ठोस कचरा कौन सा होगा, है ना। गाड़ियां कौन कौन सी लगेगी, उन गाड़ियों का निस्तारण किस प्रकार से होगा, गाड़ियों के खर्चे किस हिसाब से होंगे। तो उसके बाद तो सिर्फ वो चीजें रह जाएगी रटने वाली, हाँ इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है ना। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में। सुनिए, सबसे पहले आप एक देखो, आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह पर देखते हो आप अधिनियम। सबसे पहले क्या चीज देखनी है अपने को, अधिनियम या एक्ट होता क्या है ना। अपन पहले सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो इसको डिकोड करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अधिनियम क्या होता है। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, लॉ या फिर कानून। क्या सुना होगा? लॉ या फिर कानून। क्या होता है कानून? किसी भी संस्था को, किसी भी एक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्री डिफाइन क्या करने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं, सॉरी कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को, है ना, को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। ये नियम हम क्यों बनाते हैं? ताकि कोई भी दूसरी संस्था या फिर कोई भी दूसरा सिस्टम हमारे इस किसी भी के भी एक दूसरे के काम में अड़चन न पैदा कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं। तो हमने खूब सारे नियम बना दिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे खूब सारे नियम बना दिए। बढ़िया बात है, हमने नियम बना दिए। अब इन नियम, ये नियम क्या है, अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, है ना। कि रोकने का नियम क्या हो गया, चलाने का नियम क्या हो गया, है ना, भंग करने का नियम क्या हो गया, सदस्यों का नियम क्या हो गया। इस प्रकार से अलग अलग नियम रखे हुए हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो इन सभी नियम को एक साथ संकलित करके एक जगह पे लिख देना क्या कहलाता है? कानून कहलाता है। क्या कहलाता है? कानून कहलाता है, या इसी को हम एक्ट नाम से अपने इसको जानते हैं। तो कुल मिला के अपने क्या ध्यान रखना है कि नियमों को व्यवस्थित रूप से एक जगह संकलन करना ही क्या कहलाता है? कानून या फिर लॉ कहलाता है। समझाइए यहाँ तक बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं इस चीज को, जैसे किसी व्यक्ति को शादी करनी है, मैरिज लिख देते हैं ना अपन। किसी व्यक्ति को शादी करनी है, तो शादी करने के लिए क्या होगा, कुछ कानून बने होंगे, कुछ नियम बने होंगे। नियम क्या क्या है? पहले तो ये होगा कि योग्य कौन होगा। अगर हमें शादी करनी है तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति योग्य होगा। या अपन आयु देख लेते हैं, किस व्यक्ति की शादी हो सकती है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, शादी की प्रक्रिया क्या हो सकती है। या अपन बात करें, इसका पंजीकरण किस प्रकार से हो सकता है। जब दो लोगों की शादी हो चुकी है तो उनके दायित्व क्या रहेंगे। या अपन बात करें, अगर शादी को खत्म करना हो तो तलाक वगैरह की क्या होगी, इनकी प्रक्रिया क्या होती है। तो ये सभी क्या है, नियम है। अब इन नियम को सभी को इकट्ठा करके हमने एक जगह पे लिख दिया, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्ट। इसको हम किस नाम से जानेंगे? मैरिज एक्ट। किस नाम से जानेंगे? मैरिज एक्ट। समझाएगी चीजें। यानी कि कुल मिला के एक्ट या फिर कानून किससे संबंधित होता है कि किसी भी एक संस्था को, किसी भी एक
कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं। उन नियमों को एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठा करके लिख देना, क्या कहलाता है, एक्ट, कानून, लॉ, सब उसी के अंदर आ जाता है। समझ आएगी बात है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन और देखें इसके अंदर, जैसे मान लो कंपनी एक्ट है, आपने सुना भी होगा, कंपनी एक्ट हो गया, या फिर सिविल एक्ट हो गया, है ना, या सिविल लॉ हो गया, और क्रिमिनल लॉ हो गया, है ना। कंपनी एक्ट होगा, सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया। इनके अंदर क्या होता है, जैसे क्रिमिनल लॉ की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर क्या होगा कि कोई एक क्रिमिनल से संबंधित हम उसके अंदर सारी से चीजें एक साथ पढ़ सकते हैं, है ना। क्रिमिनल से संबंधित जो भी चीजें, क्राइम से संबंधित चीजें, वो सारी हम यहाँ पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ेंगे कि किसी ने हत्या की है ना, तो हत्या करने का तरीका कैसा क्या, सजा का प्रावधान क्या होगा कि किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी है तो हत्या कैसे की है, इरादतन की है या गैर इरादतन की है। अगर उसने इरादतन की है तो क्या उसने पहली बार की है या वो बार बार करता रह रहा है, बार बार उसने दोबारा उसने क्राइम किया, 3 बार क्राइम किया पहले इससे रिलेटेड। अगर ये पहली बार कर रहा है तो क्या इसने सुपारी लेकर काम किया, पैसे लेकर के किसी की हत्या की है। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉ के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉ के अंदर पढ़ेंगे। यहां तक की चीजें समझ गई। तो मोटा मोटा तौर पे अगर मैं बात करूं कि हमने देखना स्टार्ट किया था राजस्थान नगर पालिका एक्ट को, तो राजस्थान नगर पालिका एक्ट में हमने सबसे पहले क्या देखा, अधिनियम। तो अधिनियम किसे कहते हैं, अधिनियम कहते हैं किसी भी संस्था को, किसी भी कार्य को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों को जब एक साथ करके लिख दिया जाता है तो उसी हम क्या बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अधिनियम बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं अपन राजस्थान। तो राजस्थान हमें तो पता है कि राजस्थान राज्य का नाम है ना, जिसमें हम अभी निवास कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी की हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप ध्यान रखना, कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कुछ विषय ऐसे थे जिनको हमने केंद्र को दिया था कि इन पे सिर्फ कानून कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है। कुछ विषय ऐसे थे जिनको हमने किनको दे दिया था, राज्य को। इन पे सिर्फ केवल और केवल कौन बना सकता है कानून, राज्य बना सकते हैं। ऐसा कैसा ही हमने क्या किया, कुछ विषय ऐसे थे जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य प्लस केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो जिनके ऊपर केंद्र बना सकता था उसे तो हम बोल दिया संघ सूची, संघ सूची के विषय बोल दिए। जिन पे राज्य कानून बना सकता था उन्हें हम बोल दिया राज्य सूची। जिन पे दोनों बना सकते थे उनको हमने बोल दिया समवर्ती सूची। क्या बोल दिया, समवर्ती बोल दिया। तो कुछ विषय ऐसे जिन पे केंद्र कानून बना सकता है, कुछ विषय ऐसे जिन पे राज्य कानून बना सकता है, कुछ विषय ऐसे जिन पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। इनको हम क्रमशः क्या बोलते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। स्थानीय स्वशासन जो है वो सारा का सारा किनको दिया गया है, राज्य को दिया गया है। ठीक है, इसलिए इन पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके द्वारा, किसको दिया गया है, केवल राज्य को ही दिया गया है। इसलिए स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जितने भी कानून बनाए कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, राजस्थान। तो राजस्थान ने नगर पालिकाओं के लिए एक अधिनियम बनाया था, एक कानून बनाए थे, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। वैसे अगर पंजाब बनाएगा तो हम क्या नाम दे देंगे, पंजाब नगर पालिका अधिनियम। वैसे अगर गुजरात बनाएगा तो गुजरात नगर पालिका अधिनियम दे देंगे उसको, है ना। तो जरूरी नहीं है कि अपने यहाँ पे अगर मान लो किसी सदस्य का चुनाव किस प्रकार से होगा, है ना, किसी सदस्य का चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी, वैसी वैसी प्रक्रिया पंजाब में होगी, वैसी वैसी गुजरात में होगी, नहीं, सबकी क्या है, अलग अलग है। सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने अलग अलग अधिनियम पारित किए हुए हैं। समझे यहाँ तक? तो राजस्थान का समझ में आ गया। और देखो इसके अंदर हमने देख लिया, राजस्थान के बारे में पता लग गया, अधिनियम के बारे में पता लग गया। अब देखते हैं 2009। 2009 के अंदर एक्ट आया था। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी सबसे पहले, हमारा जो शासन व्यवस्था है या कानून बनाने की व्यवस्था है वो किसमें निहित है, जनता में। किसमें निहित है, जनता में। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जनता के द्वारा बनाए जाते हैं।
हालांकि जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं इसमें भागीदारी निभाती है, इसके अंदर संसद के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन देखिए कोई एक कानून बनाना है, क्या बनाना है, किसी विषय पर हमें कानून बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या लेके आएंगे, प्रस्ताव लेकर के आएंगे। क्या लेके आएंगे, प्रस्ताव, या जिसे हम बोलेंगे बिल। इसको हम पेश करेंगे संसद के सामने। संसद में दो हाउस है अपने आप में, कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा। जैसे लोकसभा के सामने बिल रखा गया, उसके बाद वो चला गया राज्यसभा में पास होकर के, और यहां से जब दोनों हाउस से पास हो गया तो वो बिल चला गया कहां पे, राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति जिस दिन इस पे साइन कर देगा उस दिन से ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा या फिर अधिनियम बन जाएगा। समझे ये बात? तो आपको सबसे पहले ये पता लग गया प्रस्ताव और अधिनियम में फर्क क्या है। प्रस्ताव वो होता है जब कच्चा प्रारूप हो, अभी तक उस पर राष्ट्रपति जी ने साइन नहीं किया, संसद से ये पारित नहीं हुआ है। जबकि अधिनियम क्या है, अधिनियम का मतलब क्या होगा, जिसके आगे अधिनियम लग गया उसका मतलब ये है कि वो संसद से पास हो चुका है और राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया, इस पे साइन कर दिया है। ये तो होगी सेंट्रल लेवल पे, कि सेंट्रल लेवल पे किस प्रकार से बिल या कानून कैसे बनाए जाते हैं। अब अगर अपन बात करें राज्य के लेवल पे, कि राज्य लेवल पे किस प्रकार से कानून बनाए जाते हैं, तो राज्य में क्या होता है, कोई एक प्रस्ताव आएगा, ठीक है, क्या आएगा, एक प्रस्ताव आएगा। अब इस प्रस्ताव को क्या है, विधानमंडल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें दोहरा है विधानमंडल, जिसके अंदर विधानसभा है और विधान परिषद है। विधान परिषद है। जो ये विधानसभा है, राजस्थान के अंदर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ऐसे ज्यादातर राज्यों के अंदर केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो इसलिए अपन अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो प्रस्ताव आएगा विधानसभा के अंदर, विधानसभा से जैसे ही पारित होगा तो इन पे कौन साइन कर देंगे, राज्यपाल जी, गवर्नर के पास जाएगा। ये पहले किसके पास जा रहा था, राष्ट्रपति के पास में। अगर केंद्र के लेवल का अपन कोई कानून बना रहे हैं, यहाँ पर विधानसभा से जो पारित होगा वो कहां जाएगा, राज्यपाल के पास में। और जिस दिन राज्यपाल जी ने इस पे साइन कर दिए, साइन करने के बाद क्या होगा, ये भी क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक अधिनियम बन जाएगा। यहां तक मोटा मोटा समझ में आया। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना, मान लो कोई 2007 के अंदर प्रस्ताव लेके, 2007 के अंदर प्रस्ताव लेके, कब, कौन से महीने में, अक्टूबर महीने में। उसके बाद में ये प्रस्ताव पे राज्यपाल ने साइन किए 2008 में। कब साइन किए, 2008 के अंदर। तो आप मेरे को बताइए कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर मान लो राजस्थान नगर पालिका एक्ट की बात करें, अगर ये 2008 में आया होता और 2009 में पास हुआ होता तो क्या लिखा होता है यहाँ पे, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2008 लगता है या फिर 2009 लगता। तो आप ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर रहता है। इसलिए जितने भी अपने संविधान के जानकार थे उन्होंने सबने क्या दिया, एक सूत्र बना लो या फिर अपने इजी रखने के लिए एक फॉर्मूला देख लो, कि जिस समय पर प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस साल के अंदर प्रस्ताव लाया जाएगा, वही यहाँ पे लिखा जाएगा। चाहे 2009 में प्रस्ताव आया हो और 2011 के अंदर जाकर के वो पास क्यों ना हो रहा हो, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2009 ही लिखेंगे। समझाइए यहाँ तक चीजें। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, अधिनियम समझ में आ गया, राजस्थान समझ में आ गया, 2009 समझ में आ गया कि 2009 ही क्यों लिखा हुआ है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं नई चीज के, जो यहाँ पे लिखा हुआ है नगर पालिका। नगर पालिका किसे कहते हैं अभी, तो हमारा स्थानीय स्वशासन, सबसे पहले समझना पड़ेगा स्थानीय स्वशासन किसे बोलते हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को अपन समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। स्थानीय लोगों का स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही क्या कर लिया जाए, सुलझा लिया जाए। यानी कि लोकल एरिया के अंदर जो भी उनकी लोकल समस्याएं हैं वो उनके लोकल स्तर के लीडर के द्वारा ही उनको सुलटा लिया जाए, उनको सुलझा लिया जाए। उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। समझाए मोटा मोटा तौर पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप घर की प्रॉब्लम को घर के स्तर पे ही आप क्या करो, उसको सलटारा कर ले रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। अच्छा, स्थानीय स्वशासन होता है दो प्रकार का। एक तो होता है ग्रामीण स्तर पर, किस पे होता है, ग्रामीण स्तर पर। एक होता है शहरी स्तर पर।
शहरी स्तर पर। जो ग्रामीण स्तर पर होता है उसे हम बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं? पंचायती राज। और जो शहरी स्तर पर होता है उससे हम बोलते हैं नगर पालिका। क्या बोलते हैं? नगर पालिका। तो ये हम शहरी स्वशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये जो कानून है ये किसके लिए है? शहरी स्वशासन के लिए बना हुआ है। इसलिए हम इसको किसके नाम से जानते हैं? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। मोटा मोटा तौर पे समझ आ गई चीजें? क्या चीज पढ़ रहे हैं अपन? देखो, थोड़ा हो सकता है स्लो चल रहा होगा ना चीजें, कि आपको एक एक चीज डिटेल में बताई जा रही है, लेकिन समझना थोड़ा सा जरूरी है। आपको एक एक चीज जहां समझ में आने लग गई, फिर क्या होगा, थोड़ी स्पीड भी खींच देंगे तो आपको क्या होगा, याद होने लग जाएगा, है ना? चलो आगे का देखते हैं हम अपन। देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इस अधिनियम को राज्यपाल द्वारा 11 सितंबर 2009 को अनुमोदित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न नगरपालिका कानूनों को समेकित करना तथा संबंधित नियम प्रदान करना है। इस अधिनियम में 17 अध्याय और 344 धाराएं हैं। क्या है? 344 धाराएं हैं। मोटा मोटा तौर पे क्या ध्यान रखना है, जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ था, क्या बोलते हैं? लागू कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2009 को क्या है, इस पे राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए थे और इसी दिन इसको गजट में प्रकाशित कर दिया गया था। अच्छा, गजट में प्रकाशन करना ये क्या कहलाता है? आपने अधिकार पत्र या फिर इस प्रकार से आपने कई वर्ड सुने होंगे कि गजट में प्रकाशित किया गया, गजट में प्रकाशित किया गया। क्या होता है गजट में प्रकाशित होना? जब भी कोई एक नियम या कानून बनाए जाते हैं या जो कोई अधिनियम बनाया जाता है, तो उसको तभी तो उसको फॉलो किया जाएगा जब वो जनता के पास पहुंचे। इसलिए जनता तक पहुंचाने के लिए जो सरकार होती है वो जनता तक पहुंचाएगी कैसे? अब सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कोई कानून बना दिया, उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा? तो जनता तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अखबारों में निकलवा सकते हैं, है ना? लेकिन अखबार क्या है? प्राइवेट और निजी संस्थान है। अगर उनको कोई कानून अच्छा नहीं लगता है तो हो सकता है उसके बारे में कोई बुराइयां छाप दे साथ साथ में कि ये कानून गलत है, ये कानून बुरा है ना? वो तो अपने अपने विचार रखेंगे। तो उन सब चीजों से, मैनिपुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, खुद का एक सिस्टम है जिसे बोलते हैं गजट। हम मानते हैं कि गजट में अगर हमने कोई चीज सूचना प्रकाशित कर दी गई या फिर वहां पे अधिसूचना जारी कर दी गई, तो हम मानते हैं कि ये लोगों तक जानकारी पहुंच चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई सूचना गजट में प्रकाशित होती है, उसके बाद से उसको पूर्ण रूप से लागू माना जाता है। तो आप ध्यान रखना, 11 सितंबर 2009 को क्या गजट में प्रकाशित हो गई थी, उसके बाद से क्या हुआ, ये सूचना नगर पालिका अधिनियम लागू हो चुका था। अच्छा, इस नगर पालिका अधिनियम के अंदर 17 अध्याय हैं और 344 धाराएं हैं। क्या है? इस अधिनियम के अंदर 17 अध्याय हैं और 344 क्या है? धाराएं हैं। सबसे पहले देखते हैं ये अध्याय या फिर धारा, अध्याय या फिर धारा। चलिए अध्याय या धारा के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या होता है अध्याय, क्या होता है धारा? फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा, अगर मेरे को कोई बोले कि मुझे आपसे मिलना है और मैं बोल दूं यहां आ जा, तो यहां तो कैसे आ जाएगा? एड्रेस पूरा पूरा बकायदा उसको बताना पड़ेगा। मुझे क्या बताना पड़ेगा उसको, कि अगर मुझसे मिलना है तो आप एक काम करो, आप आ जाओ सीधा कहाँ पे? राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान में आने के बाद आप क्या करना, बीकानेर आ जाना। बीकानेर में अगर आपको मुझसे मिलना हो तो आप सीधा व्यास कॉलोनी आ जाना। व्यास कॉलोनी में अगर मुझसे मिलना तो अपना इंस्टीट्यूट है अचीवर्स एकेडमी, अचीवर्स एकेडमी में आ जाना आप। तो यहां तक क्या किया, मैंने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया उसको कि आपको कहाँ कहाँ होकर के कैसे कैसे पहुंचना है। सेम वैसा का वैसे रूटीन होता है कि जब आपको मान लो किसी कानून के बारे में जानना है, तो ये कानून खूब सारे हैं, हर चीज के बारे में अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं। अब उन कानून को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, उन कानून से संबंधित कुछ चीज को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एक उनका पाथ होता है, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, अध्याय या फिर धारा। मान लीजिए आप क्रिमिनल एक्ट पढ़ रहे हो ना, क्रिमिनल एक्ट पढ़ रहे हो। अच्छा, इस क्रिमिनल एक्ट के अंदर आपको चाहिए कि हत्या का, जैसे अपन थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था हत्या के बारे में पढ़ना है, तो हम हत्या का क्या देख लेंगे, एक अध्याय देख लेंगे। ठीक है? अब इस हत्या के अध्याय के अंदर हमारे को देखना है कि उसने गैर इरादतन हत्या की है, यानी कि बाय एक्सीडेंट उसकी डेथ हुई है ना? या फिर अगर अपन मान लें चल उसने इरादतन हत्या की, उसने क्या किया, मर्डर किया, धक्के से जानबूझ के मारा है, तो अपन ने देख लिया इरादतन हत्या का, इरादतन हत्या का। तो इरादतन हत्या वाली कोई ना कोई धारा होगी यहाँ पे,
जिसके अंदर इरादतन हत्या के बारे में लिखा हुआ। अच्छा, इरादतन हत्या के बारे में अगर अपन देखें आगे कि उसने क्या किया था, पैसा लेकर के मारा था। पैसा लेकर के मारने वाले की हम यहाँ पे क्या देखेंगे, उपधारा देखेंगे। अच्छा, उपधारा के बाद है वाक्य देखेंगे, वाक्य के बाद है उपवाक्य देखेंगे, है ना। ऐसे आगे से आगे चीजें चलती जाएगी कि जैसे इसको देखा अपन राजस्थान, राजस्थान के अंदर बीकानेर, बीकानेर के अंदर व्यास कॉलोनी, व्यास कॉलोनी के अंदर अचीवर्स एकेडमी, अचीवर्स एकेडमी के अंदर स्टाफ रूम, है ना। जैसे आप याद कर सकते हो। तो इसी प्रकार से क्या है, अध्याय और धाराएं जुड़ी होती है। अध्याय धाराएं मतलब आपको संविधान इतना बड़ा है, अपन क्या कहाँ पे क्या क्या चीजें ढूंढते रहेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक कोड वर्ड दिया जाता है, उसको एक पाथ दिया जाता है, एक हायरार्की दी जाती है। उसके तहत हम क्या करते हैं, टू द पॉइंट अचानक जल्दी से पहुंच सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हम ढूंढते रह जाएंगे। हमारी इतनी बड़ी बुक दे दी, कह दिया कि आपको इसके अंदर ढूंढ के लाओ चीज, तो आप तो ढूंढते रहोगे, पेज पढ़ते रहोगे। वहीं अगर मैं आपको कह दूं कि 7वें नंबर चैप्टर के अंदर है, आप फटाफट 7वें नंबर चैप्टर पे पहुंच जाओगे। 7वें नंबर चैप्टर में कह दूं पैरा नंबर 8 है, तो आप पैरा नंबर सीधे 8 पे पहुंच जाओगे। उसके अगर लाइन नंबर 3 है, तो आप सीधा लाइन नंबर 3 पे पहुंच जाओगे। मैं कहता वर्ड नंबर 2 है, तो आप 1 मिनट में वहां पहुंच जाओगे, है ना। सेम यही क्या होती है, अध्याय होता है, सेम यही होता है, धारा होती है। तो जो अपना नगर पालिका अधिनियम है 2009 है, उसके टोटल कितने अध्याय हैं, 17 अध्याय हैं। उनके धाराएं कितनी है, 144 धाराएं हैं। जिन जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो इन सबको अच्छे तरीके से रट करके जाएंगे। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, पूरे के पूरे का ओवरव्यू लेना, पूरे के पूरे को पढ़ना अच्छे तरीके से, है ना। फिर धीरे धीरे उसके स्टेप बाय स्टेप अपन आगे से आगे बढ़ेंगे। पहले इतना कुछ याद करते हैं, फिर इतना कुछ याद करते हैं, अब ये दोनों चीजें अच्छे तरीके से याद होगी, फिर अपन ये पढ़ते हैं। डायरेक्ट अपन सोचेंगे कि हम कई सारे अनुच्छेद सॉरी धाराएं याद कर लें, नहीं हो पाएगी धाराएं याद। फिर आप सिर्फ धाराएं धाराएं याद करते रह जाओगे, बाकी सारा मटेरियल ले जाएगा। और आप ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर है उसको उठा के देखना, 2 या 3 क्वेश्चन मुश्किल से पूछे गए थे धाराओं में से डायरेक्ट, बाकी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो थ्योरी भी हमें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट धाराएं उनको अपन एम्फेसाइज करते हुए, उनके ऊपर थोड़ा जोर देते हुए, बल देते हुए उसको हम पढ़ेंगे, और साथ में थ्योरी को ज्यादा पढ़ेंगे। जब एक बार के लिए हमें ओवरव्यू मिल जाए क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें नहीं है, फिर अपन उसको रगड़ना याद करेंगे, याद करना स्टार्ट करेंगे। जब वो हमें याद हो जाएगा, उसके बाद हम किस पे पहुंच जाएंगे, वापस धाराओं को याद करने में। धाराओं को याद करने की टेंशन मत लेना, लास्ट में आप लोगों को ट्रिक लिखा दूंगा, उस ट्रिक के अंदर पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। समझ आएगी बातें। चलो, तो अब अपन शुरू करते हैं अपना नगर पालिका एक्ट को। नगर पालिका एक्ट का अध्याय नंबर 1, क्या बात कर रहे हैं, अध्याय नंबर 1। तो ध्यान रखना, अध्याय नंबर 1 है जो, उसके अंदर क्या है, 2 धाराएं हैं। अध्याय नंबर 1 के अंदर कितनी धाराएं हैं, 2। धारा 1 व धारा 2। अच्छा, धारा 1 के अंदर क्या है, प्रारंभिकी। अच्छा, अध्याय 1 का नाम क्या है, सबसे पहले प्रारंभिकी। प्रारंभिकी का मतलब क्या होता है कि प्रारंभ करना किसी भी चीज को। तो किसी भी चीज को जब अपन प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले जैसे मालूम मैं आपसे पूछूं कि इस इनसे मिलो, है ना, तो हमने कह दी इनसे मिलो, तो आप देखते सर जिस किसी भी इंसान की तरफ देखोगे, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, उसका नाम, फिर उसका डेजिग्नेशन, क्या काम करता है, ये देखते हैं सबसे पहले अपन। तो यहाँ पे भी अगर अपन बात करें प्रारंभिक की, तो उसके अंदर 2 धाराएं हैं। पहली धारा के बारे में देखेंगे तो इसके अंदर संक्षिप्त नाम दिया हुआ है कि जो अपना ये एक्ट है इसका नाम क्या है, इसका विस्तार दिया हुआ है, और इसका ये प्रारंभ कब से होगी ये दिया हुआ है। तो क्या क्या चीजें दी हुई है, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। तो इसका नाम क्या है, नाम आप सबको पता ही है क्या है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट अधिनियम 2009। ध्यान रखना, पूरा लिखना है ना, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अच्छा, उसके बाद है विस्तार। भाई अगर ये जो अपन कानून बना रहे हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर होगा, क्या ये राजस्थान से बाहर भी विस्तार हो सकता है। जैसे अगर अपन बात करें, अपन पहले सेंट्रल लेवल पे कोई कानून बनाते थे, तो कुछ विषय कुछ कानून ऐसे होते थे जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, है ना। तो हम बकायदा उसके अंदर लिखते थे कि ये जो कानून हमने बनाया है, ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू होगा, या फिर जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू हो। तो हमें स्पेसिफिक बताना पड़ता था। ऐसे ही क्या है, कोई भी कानून बनाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो हमारा जो ये कानून है, इसका विस्तार कहाँ पे है, संपूर्ण राजस्थान में। कहाँ पे है, संपूर्ण राजस्थान में।
लेकिन एक जगह को छोड़ के, किसको छोड़ के? छावनी क्षेत्र को, छावनी क्षेत्र को, कैंटोनमेंट एरिया होता है उसको छोड़ करके अपना सारी जगह पे क्या है, ये कानून लागू होगा। छावनी क्षेत्र, छावनी क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां पे मिलिट्री रहती है ना? उस एरिया को छोड़ करके पूरे पूरे राजस्थान के अंदर क्या होगा, ये कानून लागू होगा। हाँ, हम आगे देखेंगे कुछ राज्यपाल अगर किसी जगह को औद्योगिक प्रदेश के रूप में घोषित कर देता है तो वहां पे लागू रहता है, लेकिन वो आगे जिस आर्टिकल, जिस धारा के अंदर आएगा तब पढ़ेंगे अपन उसको वहां पे, है ना? मोटा मोटा तौर पे क्या देखना है अपने को, आज से हम अपना जो नगर पालिका एक्ट है वो एक्चुअल में शुरू हो रहा है। शुरू हो रहे में सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 के अंदर धाराएं कितनी हैं? 2। सबसे पहली धारा कौन सी है? अपन अध्याय 1 का नाम क्या है? प्रारंभिक। अच्छा, प्रारंभिक के अंदर पहली धारा के अंदर क्या लिखा हुआ है? इसका संक्षिप्त नाम क्या है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है और ये लागू कब से हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो नाम क्या है, नाम हमने देख लिया, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ठीक है, उसके बाद देख लिया विस्तार कहाँ पे है, तो राजस्थान के अंदर छावनी प्रदेश को छोड़ करके, छावनी जो बोर्ड है उनको छोड़ करके बाकी पूरे राजस्थान के अंदर क्या होगा, नगर पालिका एक्ट लागू होगा। यहां तक की बात समझ आएगी। नंबर 3 पे हम देखते हैं कि ये लागू कब होगा, तो हमने शुरुआत में देख लिया था कि 11 सितंबर 2009 से क्या होगा, ये कानून लागू हो जाएगा। तो पहली धारा समझ में आ गई आप लोग क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, है ना? संक्षिप्त नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। विस्तार का है संपूर्ण राजस्थान में, इसको छोड़ करके छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सारी जगहों पे क्या है, इनका विस्तार है। आई बात यहां तक समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अच्छा, धारा 2। धारा 2 के अंदर क्या है? परिभाषाएं हैं। आप ध्यान रखना एक चीज को, जब कभी भी आप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो, अगर उसमें यह पूछा जाए कि इस परिभाषा को कौन सी धारा में रखा गया है, तो आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके धारा 2 कर देना। ऑप्शन मिलते सारे, क्योंकि जितनी भी परिभाषाएं होती है वो सारी सारी किसके अंदर लिखी होती है? धारा 2 के अंदर। परिभाषाएं जैसे कि जब भी अपन कोई कानून बनाते हैं तो उसके अंदर एक एक शब्द का यूज किया जाता है। उस शब्द को क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। क्यों परिभाषित करना जरूरी होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा क्या है ना, बच्चा किसको कहते हैं, तो आप बोले साहब छोटा सा बच्चा होता है उसको बच्चा कहते हैं। फिर कई लोग बोलेंगे कि जैसे केस हो जाता है कि साहब ये तो छोटा बच्चा है, 20 साल के बच्चा बोल देते हैं। कोई किसी के अगर माँ बाप जिंदा है और वो 80 साल के हैं, उनके लिए 60 साल का ही बच्चा है। उनका अगर बच्चा हो 60 साल का, 55 साल का, वो भी उनके लिए क्या है? बच्चा ही है। ये तो छोटा बच्चा है, इसको क्या समझ है? तो बच्चे की क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन होगी। अब कानून किसको बच्चा मानेगा? इसके लिए क्या करना पड़ता है, हर अधिनियम के अंदर बच्चा शब्द को परिभाषित किया जाएगा कि बच्चा किसको बोलेंगे हम, है ना? तो इसलिए ध्यान रखना, इसे जितने भी परिभाषाएं हैं, अच्छा आपको अपने को परिभाषाएं यहां पर याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे परिभाषाएं आती जाएगी, जैसे मैंने नगर पालिका आपको इतना विस्तार में बताया कि राजस्थान क्यों लिखा गया था, इसके अंदर अधिनियम का मतलब क्या है, 2009 के मायने क्या है, नगर पालिका किसे कहते हैं, तो आप मान के चलना आपको जितना भी आगे पढ़ाया जाएगा, जहां जहां पर परिभाषाओं की जरूरत होगी वहीं आपको पढ़ाया जाएगा, है ना? अभी पढ़ाने का कोई तुक नहीं है, इस चीज को समझाने का आप लोगों को बेवजह आपका टाइम फिजूल में खर्ची होगी, है ना? जहां पर जो चीज आएगी वहीं बता दूं, अच्छा इसका मतलब ये होता है ना? और आपको नोट करके लिखवा भी दूंगा साथ साथ में। समझा गई चीजें? तो हमने पढ़ लिया 2 धाराएं, कौन कौन सी धारा? एक संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ। धारा 2 के अंदर क्या है? परिभाषाएं हैं। यहां तक मोटा मोटा समझ आया? अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। धारा 2, सॉरी अध्याय 2। अध्याय 2 के अंदर क्या है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, नगर पालिकाओं का गठन किस प्रकार से होगा और उसके अंदर शासन किस प्रकार से चलेगा। धारा 3 से लेकर के अपन अगर बात करें तो उसके बाद है धारा 50 तक। कहां तक है? धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक, लगभग 48 धाराएं हैं इसके अंदर। अच्छा, आपको लग रहा होगा 3 से लेकर 50 तक ये तो 47 ही हुए, है ना? लेकिन ध्यान रखना धारा 3 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है और धारा 50 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसलिए क्या हो जाएगी? टोटल 48 धाराएं हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 48 धाराएं अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? अध्याय 2, जिसके धारा 3 से लेकर धारा 50 तक हम इसको पढ़ेंगे। नगर पालिकाओं का गठन और शासन किस प्रकार से होगा, नगर पालिका कैसे बनती है,
कैसे इसके अंदर सदस्यों के चुनाव होते हैं, कैसे इनको हटाया जाता है, क्या कार्यकाल रहता है, क्या सैलरी रहती है, क्या इनके कार्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, है ना, क्या क्या उसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, इनका गठन किस प्रकार से किया जाएगा, हर जो भी एक्स वाई जेड है सारा का सारा अपने अध्याय 2 के अंदर पढ़ेंगे। इसीलिए ध्यान रखना ये अध्याय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा अध्याय भी यही माना जाएगा आपका, है ना। तो अच्छे तरीके से अपन क्या करना है, इसको पढ़ना है। अपन धीरे धीरे पहले इसको देख लेते हैं। नगर पालिकाओं का परिसीमन, देखो सीधा इस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धारा 3 इसके बारे में बात करें, धारा 3 के बारे में। धारा 3 में क्या लिखा है, परिसीमन, डिलिमिटेशन। परिसीमन का मतलब ये हो गया सीमा तय करना, एक हिसाब से देखा जाए तो, है ना, क्या करना, सीमा तय करना। सीमा किस चीज की, इसके अंदर ये लिखा हुआ सिंपल से, अगर अपन टू द पॉइंट लाइन टू लाइन देखे तो किसी क्षेत्र को, अच्छा, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है, धारा 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर, वो गजट में प्रकाशित करके ना, अधिसूचना जारी करके निम्न कार्य कर सकती है। अब निम्न कार्य क्या क्या कर सकती है, नगर पालिकाओं से संबंधित देख रहे हैं तो सबसे पहले तो है किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, ठीक है, सिंपल सा समझो, है ना, ज्यादा इतना लिखने की ज्यादा समस्या नहीं है, आप समझो इस चीज को होता क्या है। देखो, कोई भी क्षेत्र को, कोई भी जगह को नगर पालिका घोषित कर सकती है, ठीक है। अब नगर पालिका घोषित कर दी तो किसी को भंग भी कर सकती है, मतलब नगर पालिका बना सकती है और नगर पालिका को भंग कर सकती है, नगर पालिका का स्टेटस खत्म कर सकती है। जैसे अगर आपको देखें, गड़साना को आज से लगभग, जो गंगनार जिले के अंदर गड़साना है, अभी अनूपगढ़ जिले के अंदर आ चुका है। गड़साना कुछ साल पहले घोषणा की गई थी कि उसको नगर पालिका बनाया गया, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया था, वापस उसको पंचायती राज के अंदर सम्मिलित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये किसी भी संस्था को या किसी भी जगह को, किसी भी बड़े गांव को क्या कर सकते हैं, नगर पालिका घोषित कर सकते हैं, या फिर किसी से नगर पालिका का दर्जा छीन करके वापस उनको पंचायती राज संस्थाओं के अंडर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दो बातें कौन सी, एक तो किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका बना सकते हैं या किसी भी नगर पालिका को भंग कर सकते हैं, मोटा मोटा तौर पर समझ में आया, ठीक है। तो हमने किसी को बना दिया, किसी को खत्म कर दिया। अब मान लो ये नगर पालिका है, ये साथ में छोटा सा गांव है, इस गांव को हमने क्या किया, साथ में मिला दिया इसके। तो तीसरा काम क्या कर सकते हैं, किसी क्षेत्र को किसी अन्य नगर पालिका में मिलाया जा सकता है। पहला काम क्या था, देखो हम कौन सी धारा पढ़ रहे हैं, धारा 3, क्या देख रहे हैं, परिसीमन। परिसीमन के अंदर हमने क्या देखा कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके निम्न काम कर सकती है। पहला काम क्या कर सकती है, वो नगर पालिका का गठन कर सकती है, नगर पालिका को बना सकती है। दूसरा, कोई ऑलरेडी नगर पालिका है तो उसका स्टेटस छीन सकती है, उसका दर्जा छीन सकती है, तो नगर पालिका को भंग कर सकती है। तीसरा, कोई अगर गांव है, छोटा गांव है जो इस नगर पालिका के पास में है, तो ये क्या कर सकती है, उसको नगर पालिका के अंदर मिला सकती है। चौथा, कोई ये नगर पालिका है, इसमें से इस गांव को क्या कर सकती है, अलग कर सकती है, ठीक है, नगर पालिका से इस गांव को अलग कर सकती है। उसके बाद में कोई एक बड़ी नगर पालिका है, उसके टुकड़े कर सकती है, उसको दो अन्य नगर पालिका बना सकती है ना। कोई एक बड़ी नगर पालिका तो उसको क्या बना सकती है, दो छोटी छोटी नगर पालिका में घोषणा बना सकती है उसको। या अगर अपन बात करें, कोई दो छोटी छोटी नगर पालिकाएं हैं, है ना, ये ए नगर पालिका है, ये बी नगर पालिका है, इन दोनों को मिलाकर के एक बड़ी नगर पालिका बना सकते हैं। समझ गया ना, क्या चीज है, क्या क्या कर सकते हैं, नगर पालिका बना सकते हैं, नगर पालिका को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, नगर पालिका में से एक गांव बाहर कर सकते हैं, नगर पालिका में कोई गांव अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। एक बड़ी नगर पालिका को दो नगर पालिकाओं तोड़ सकते हैं, या दो नगर पालिकाएं उनको एक बना करके बड़ी नगर पालिका बना सकते हैं। सिंपल सा ये काम कर सकते हैं, है ना। ये कौन से में है, धारा 3 के अंदर। धारा 3 क्या है, परिसीमन है ना। अब अपन इसको देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, धारा 3 के अंदर क्या है, किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना, एक क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर करना, दो नगर पालिकाओं को मिलाना, या एक नगर पालिका को विभाजित करना, नगर पालिका का समापन। समझा की चीजें, ये आगे की चीजें एक बार मत पढ़ना, आप एक बार के लिए आप इतनी चीजें ध्यान में
ठीक है, क्योंकि आप चुनाव के अंदर आगे और पढ़ लेंगे इसको, आप यहाँ पे ज्यादा अपना दिमाग मत खराब करना, अपन जब आगे चुनाव आएंगे उसके अंदर अपन देख लेंगे किस किस प्रकार से चुनाव, या सिंपल सा देखो, नए क्षेत्रों को शामिल करना, नए क्षेत्र के लिए 6 महीने के अंदर सदस्यों के चुनाव कराने आवश्यक है। मान लो कोई नगर पालिका नई घोषित की गई है कि इस गांव को अब हम क्या करेंगे, नगर पालिका घोषित कर रहे हैं, है ना, तो जब नगर पालिका घोषणा की जाएगी तो अगले 6 महीने के अंदर उसके सदस्यों के चुनाव कराने पड़ेंगे, है ना, तो ये दिखा हुआ है। अच्छा, एक क्षेत्र को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो उसके मान लो कोई एक नगर पालिका है, नगर पालिका का ये वार्ड क्या है, नगर पालिका के अंदर आ रहा है, हमने क्या किया, इसको हटा दिया यहाँ से, इसको किस में भेज दिया, पंचायती राज संस्था में भेज दिया। अब इसके जो सदस्य होंगे वो इसके अंदर थोड़ा ना काम करेंगे, वो सदस्य भी क्या होंगे, इस वार्ड वाले, उनकी भी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अगर अपन मान लेते हैं किसी कोई नई नगर, कोई नया क्षेत्र उसको नगर पालिका ने डालना है, तो उस क्षेत्र के भी हम क्या करेंगे, चुनाव कराएंगे 6 महीने के अंदर। कुल मिला के 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाते हैं, बस, है ना, इतना चीज अपन मोटा तौर पर ध्यान रख लेना अभी के लिए, आगे जाके अपन और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया नगर पालिका, धारा 3 होगी। धारा 3 के बाद अपन आगे एक चीज देखते हैं, सीमा चिन्ह। नगर पालिका के लिए उसकी सीमांकन करना आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए क्या किया जाएगा, जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, कलेक्टर से परमिशन लेकर के स्वयं के खर्चे से, नगर पालिका क्या करेगी, स्वयं के खर्चे से, ध्यान रखना इस बात का, कोई सरकार कोई कुछ पैसा, नगर पालिका स्वयं के खर्चे से बोर्ड लगवाएगी अपनी सीमा के ऊपर, है ना, कि फलानी फलानी नगर पालिका में आपका हार्दिक स्वागत है। कलेक्टर से परमिशन क्यों लगी, क्योंकि कलेक्टर डिसाइड करे कि हाँ ये गांव कहाँ पे है या नहीं है, ये इसकी सीमा है या नहीं है। हाँ, तो जितने बोर्ड देखते हो ना, सूरतगढ़ नगर पालिका में आपका स्वागत है ना, लाडनू नगर पालिका में आपका स्वागत है, किसी नगर पालिका XYZ नगर पालिका में स्वागत है, तो वो इसीलिए लिखा जाता है, वो सीमांकन किया जाता है। ये क्या है, हमारी यहाँ से क्या हो रही है, सीमा शुरू हो रही है। तो क्या है, नगर पालिका कलेक्टर द्वारा अनुमोदित सीमा चिन्ह समय की लागत पर बनाएंगे। किसकी लागत पर बनाएंगे, खुद की या स्वयं की सीमा पर क्या करेंगे, लगाएंगे, अपने स्वयं के खर्चे पे लगाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सीमांकन किसकी पूर्व अनुमति से किया जाएगा, कलेक्टर की, SDM की या EO की, है ना, इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन आपको बना के दे दी जाएंगे। तो किसके, कलेक्टर द्वारा अनुमोदित जगह पे। इस खर्चा कौन देगा, नगर पालिका स्वयं उसका वहन करेगी। समझाइए यहाँ तक चीजें। अब देखो क्षेत्रों का स्थानांतरण। क्षेत्रों का स्थानांतरण से सिंपल सी एक चीज को समझो कि जब कोई नगर पालिका होती है उसके कुछ कार्य होते हैं, है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ उसकी लायबिलिटीज होती है, कुछ उसके दायित्व होते हैं। दायित्व को अगर अपन समझना चाहे तो जैसे मान लो कोई देनदारी है ना, मान लो कोई नगर पालिका है, नगर पालिका ने क्या किया, कुछ काम करवा लिया, कुछ कुर्सियां सोफे वगैरह मंगवा लिए, अब क्या हो रहा है, उसकी वो दायित्व है कि उसको वापस पेमेंट करे, है ना। उन सब दायित्व के बारे में बताया गया है कि अगर मान लो कोई नगर पालिका है, उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, नगर पालिका खत्म कर दिया, अब उसकी देनदारी कौन भरेगा फिर, तो जो भी उसकी संपत्ति होगी या जो भी उसकी लायबिलिटीज है वो सारी सारी किसके पास चली जाएगी, राज्य सरकार के पास में। क्या लिखा है, यदि नगर पालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो धन और संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति बन जाएगी। यदि नगर पालिकाएं अन्य स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्र में आती है तो धन और संपत्ति उस प्राधिकरण की संपत्ति बन जाएगी। मान लो कोई नगर पालिका है, उसको हमने क्या कर दिया, कुछ नगर निगम में इंट्रोड्यूस करा दिया, नगर निगम में उसको डाल दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि जितना भी उसकी संपत्ति या लाइबिलिटीज होगी वो सारी सारी किसकी हो जाएगी, नगर निगम की हो जाएगी या नगर परिषद की हो जाएगी उस टाइम पे। समझिए इस चीज को, मतलब जो भी अगर खत्म कर दिया तब तो सिंपल किसके पास हो जाएगी, अपने राज्य सरकार के पास है, नहीं तो किसके पास हो जाएगी, अपनी हायर अथॉरिटी के पास में चली जाएगी। सिंपल सी लाइन है, यदि नगर पालिका का क्षेत्र अन्य नगर पालिका को हस्तांतरित किया जाता है तो अनुपातिक निधि से दायित्व उनके पास चले जाएंगे। सिंपल सी बात, अगर मान लो मैं देखता हूं कि इतना बड़ा एरिया नगर पालिका का, इस नगर पालिका में से इतना एरिया क्या हुआ, काट देते, मान लो इतना एरिया काट लिया, इतना नगर पालिका एरिया काट करके हमने क्या कर दिया, इस नगर पालिका में जोड़ दिया। तो इस एरिया के जितने जितने अनुपात के अंदर जो भी इसका धन होगा, टोटल धन होगा, इसका इतना अनुपात का धन इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चाहे जो भी लाइबिलिटीज हो। यहाँ से मुश्किल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसके लिए बस समझने की चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, यदि कोई क्षेत्र 2 नगर पालिकाओं में आता है तो राज्य सरकार अंतिम स्थिति स्पष्ट करेगी। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, एक तो ये और एक ये कलेक्टर वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एक ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगर कोई नगर पालिका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसका धन उसका वहन कौन करेगा उसके बाद में, या यदि कोई नगर पालिका यदि कोई क्षेत्र मान लो
आपका ये खेत है, ठीक है? इस खेत में से कुछ सीमा निकल रही है किसकी? मान लो एक्स वाई जेड नगर पालिका की, और इधर कौन सी है? वाई जेड एम वाई जेड कोई नगर पालिका है, और हमारा खेत आ गया एकदम बीच में। तो हम बताओ भाई किस नगर पालिका के अंडर में आएंगे? हमारे यहाँ पे शासन किसका लगेगा? इस नगर पालिका का लगेगा या फिर इस नगर पालिका का लगेगा? तो ऐसी स्थिति अगर कोई उत्पन्न हो जाती है तो उस समय पे राज्य सरकार क्या करेगी? इसको स्पष्ट करेगी कि भाई इसके बारे में कौन कौन क्या क्या चीजें पढ़ने वाला है, किसके अंदर अपन इसको देखेंगे। क्या हम एम वाई जेड में देखेंगे या फिर एक्स वाई जेड में देखेंगे? समझा ये चीजें? तो मोटा मोटा तौर पे आज हमने देखा नगर पालिका एक्ट के बारे में, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। एक्ट अधिनियम क्या होता है, कानून क्या होता है, 2009 ही क्यों लिखते हैं, नगर पालिका क्या है, राजस्थान यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये सब देखने के पश्चात हमने देखना स्टार्ट किया था अध्याय। तो ये अध्याय को कितने अध्याय हैं? टोटल 17 अध्याय हैं। हमारे सिलेबस में कम में 6-7 अध्याय उसमें से खत्म कर दिए गए थे। नया सिलेबस जब जारी हुआ था अपन वो उनको हटा करके ही पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हमने देखा अनुच्छेद की सॉरी धाराएं कितनी है। तो टोटल धाराएं हैं 344 धाराएं। सारी धाराएं हमें नहीं पढ़नी है, बहुत सारी धाराएं हैं जो कि हट चुकी है, अपने सिलेबस में भी नहीं है। कुछ धाराएं ऐसी है जिनको अपने पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इनको याद ही कर लेंगे, ठीक है। तो और फिर हमने देखना स्टार्ट किया था कि हमने अध्याय 1 को शुरू किया था जिसका नाम था प्रारंभिक। अच्छा, इस अध्याय के अंदर हमने क्या किया? धारा 1 और धारा 2। धारा 1 क्या था? संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम के साथ में इसका विस्तार, और विस्तार के साथ में इसकी प्रारंभ की तिथि क्या है। तो हमने देखा संक्षिप्त नाम क्या है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ये छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के अंदर है। संपूर्ण राजस्थान में क्यों? ताकि इसलिए लिखा जाता है राजस्थान राजस्थान की है, ये राजस्थान से बाहर लागू नहीं होगा। तीसरे नंबर पे ये प्रारंभ कब हो रही है? तो हमने देखा 11 सितंबर 2009 से क्या हुई, ये प्रारंभ हुई है। उसके बाद हमने देखना स्टार्ट किया था इसकी परिभाषाएं। तो हमने परिभाषाएं देखी थी कि किसी भी अधिनियम की परिभाषाएं होती है वो धारा 2 में होती है हमेशा ही। तो हम जो धाराएं हैं, सॉरी जो परिभाषाएं हैं, वो जहां जहां पे नाम आएगा वहां वहां पे हम क्या कर लेंगे? उनको पढ़ लेंगे। इसके साथ में हमने देखना स्टार्ट किया था उसके बाद में अध्याय 2। अध्याय 2 के अंदर हमने क्या देखना स्टार्ट किया था? नगर पालिकाओं का गठन और उनका शासन। जिसके अंदर हम देखेंगे धारा 3 से लेकर के धारा 50, टोटल 48 धाराएं हम पढ़ेंगे। जिसके अंदर आज हमने पढ़ी थी धारा 3। धारा 3 का जो टाइटल था वो क्या था? परिसीमन। परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन, यानी कि सीमांकन करना। जिसके अंदर हमारे को मोटा-मोटा तौर पे हमने देखा कि राज्य सरकार कोई भी एक अधिनियम जारी करके या कोई भी एक कानून अधिसूचना जारी करके क्या कर सकती है? कुछ काम कर सकती है। किसी एक क्षेत्र को नगर पालिका में डाल सकती है, किसी क्षेत्र को नगर पालिका में से हटा सकती है, किन्हीं 2 नगर पालिकाओं में मिला करके बड़ी नगर पालिका बना सकती है, फिर एक बड़ी नगर पालिका टुकड़े करके 2 अलग-अलग छोटे-छोटे 2 नगर पालिका बना सकती है। इसके साथ-साथ में कोई अगर नगर पालिका का स्टेटस छीन सकती है ना? तो ये सब मोटा-मोटा तौर पे हमने काम देखे थे। इसके साथ हमने देखा कि नगर पालिका स्वयं के खर्चे पे क्या करेगी? सीमांकन करेगी। क्या करेगी? सीमा चिन्ह लगाएगी पूरे-पूरे के अंदर, जहाँ-जहाँ पे इसकी सीमा लागू होती है। हर रोड पे जहाँ पे इसकी सीमा लागू हो रही है वहीं से क्या होगा? सीमा चिन्ह बनाए। किसके खर्चे पे? स्वयं के खर्चे पे। इसके साथ-साथ परमिशन किससे लेगी? अनुमोदन किसका लेगी? कलेक्टर का लेगी। यहाँ तक मोटा-मोटा तौर पे समझ आ गया। उसके बाद हमने देखना स्टार्ट किया था कि क्षेत्रों का स्थानांतरण। क्षेत्रों का स्थानांतरण से आप सिंपल समझो कि जो उनके पास लायबिलिटीज होगी या जो उनके कार्य होंगे, दायित्व होंगे, उनको कौन निभाएगा अगर कुछ कंडीशन हो जाती है। कुछ कंडीशन कैसे? कि अगर मान लो नगर पालिका को खत्म कर दिया तो नगर पालिका से संबंधित जितने बिल थे अब उनको कौन पूरा करेगा? मान लो कोई एक कुर्सियां ले रखी है, उनका बिल पेंडिंग पड़ा है, उनको कौन भरेगा? तो भाई जितने भी उनकी संपत्ति होगी, जितने भी उनके दायित्व होंगे, सब पे किनके पास चले जाएंगे? राज्य सरकार के पास। अब जो अपने स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है? उसके काम करेगी। अगर मान लो कोई नगर पालिका है उसको अपने बड़ी किसी अथॉरिटी के अंदर डाल दिया तो कौन बैन करेगा? जो बड़ी अथॉरिटी है वो करेगी। अगर मान लो किसी नगर पालिका ने 2 टुकड़े कर दिए तो उनको क्या करेंगे? हाफ हाफ अपन कर देंगे। जो भी परसेंटेज के अंदर उनके टुकड़े हुए अनुपातिक अपन उनको क्या कर देंगे? उनका हिस्सा अपने आप में दे दिया जाएगा। तो ये मोटा-मोटा तौर पे आपको ध्यान रखना है। हाँ, लास्ट चीज़ हमने देखी थी, अगर मान लो किसी व्यक्ति का खेत है या कुछ जगह है, उनमें विवाद आया था कि ये ए के अंदर नगर पालिका के अंदर है या बी नगर पालिका के अंदर है। तो उस समय पे हमको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार उस समय पे फैसला करेगी किसको किसके अंदर माना जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें आ गई थी। ठीक है? तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? और डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आजकल जो क्लास हुई थी ना 7-8 धाराएँ, 8-10 धाराएँ, फिर उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास इतनी समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।